बिहार स्पेशल की शुरुआत लेक्चर नंबर 4 से। हेडिंग है बिहार एक सामान्य परिचय। बिहार जिसका प्राचीन नाम विहार था। अगला पॉइंट, प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुकों का एक प्रमुख निवास स्थान था, जिस कारण से इस क्षेत्र को विहार कहा गया। अगला पॉइंट है बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान, जिसे बौद्ध मठ भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला पॉइंट है मध्यकाल में भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ और इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। अगला पॉइंट है बिहार जीतने वाला पहला मुस्लिम ब्रैकेट में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी था। अगला पॉइंट है मध्यकाल में मिनहाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासिरी में विहार के लिए बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है बिहार पर तुर्की आक्रमण की जानकारी भी हमें तबकाते नासिरी से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है संभवतः माना जाता है कि 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण होता है। अगला पॉइंट है 1198 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार के बिहार शरीफ को बख्तियार खिलजी ने जीता था। अगला पॉइंट है बिहार तथा बंगाल जीतने वाला पहला मुस्लिम या तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ही था। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में बिहार को मिलाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला पॉइंट है बिहार में इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त किया गया पहला सूबेदार मलिक जौनी था। अगला पॉइंट है मुगल काल में शासक अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में बिहार को एक मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट है अकबर ने प्रसिद्ध सूबेदार मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला पॉइंट है औरंगजेब अपने प्रिय पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया और अजीम के नाम पर पाटलिपुत्र का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। अगला पॉइंट है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में भारत में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ किया। अगला पॉइंट है 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल का मीर कासिम, भारत के 3 बड़ी शक्तियों का हार अंग्रेजों द्वारा हुआ। अगला पॉइंट है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि में यह तय कर दिया गया कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और बिहार को पश्चिम बंगाल की ओर रखा गया। अगला पॉइंट है दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भव्य स्वागत हुआ। जॉर्ज पंचम ने 3 बड़ी घोषणाएं किया। पहला, बंगाल विभाजन को तत्कालीन रद्द किया जाए। दूसरा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। तीसरा, बंगाल महाप्रांत से पृथक नया राज्य बिहार की घोषणा। अगला पॉइंट है 22 मार्च 1912 को वैधानिक तरीके से बंगाल महाप्रांत से पृथक नया राज्य बिहार बना। अगला पॉइंट है 22 मार्च को ही हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है 1936 ईस्वी में बिहार से पृथक नया राज्य उड़ीसा बना। अगला पॉइंट है 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का दक्षिणी भाग पुनः पृथक होकर नया राज्य झारखंड बना। यह बिहार की वर्तमान भौगोलिक अवस्थिति है, जिसे हम बिहार के रूप में जानते हैं। लेक्चर नंबर 5 हेडिंग है बिहार के सीमावर्ती जिले। वर्तमान बिहार 3 ओर से राष्ट्रीय सीमा, जबकि उत्तर की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। अगला पॉइंट, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड स्थित है।
अगला पॉइंट, बिहार के उत्तर में नेपाल। बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार कुल 729 किलोमीटर नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी। बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार पूरब में पश्चिम बंगाल। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज उत्तर में नेपाल और पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है, बिहार दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार कुल 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कटिहार पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। बिहार पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। रोहतास दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण उत्तर में नेपाल के साथ तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट, बिहार के कुल 22 जिले सीमावर्ती जिले हैं। लेक्चर नंबर 6 हेडिंग है, पाषाणकालीन बिहार। लाखों वर्ष पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। अगला पॉइंट, इस समय मानव खानाबदोश थे और इनका मुख्य पेशा शिकार था। अगला पॉइंट है, ये हड्डियों के बने उपकरण या औजार का प्रयोग कर शिकार किया करते थे। अगला पॉइंट है, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट नंबर 1 हेडिंग है, पूरा पाषाण काल। लाखों वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। पॉइंट है, आदिमानव खानाबदोश है और जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर है। अगला पॉइंट है, पूरा पाषाण काल के दौरान बिहार से भी आदिमानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट है, पूरा पाषाण काल के दौरान ये आदिमानव पत्थरों के औजार जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू आदि का प्रयोग किया करते थे। अगला पॉइंट है, बिहार के दक्षिण सीमावर्ती जिले से ये साक्ष्य बिहार में प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिण बिहार के मुंगेर, नालंदा तथा गया के जेठियन से पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हेडिंग है, दूसरा मध्य पाषाण काल। 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक। पॉइंट है, पत्थरों के औजार के साक्ष्य मध्य पाषाण काल के दौरान के बिहार से भी प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, मुंगेर का भीम बांध, नालंदा आदि जिलों के दक्षिणी भाग से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हेडिंग है, 3 नवपाषाण काल। 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। पॉइंट है, नवपाषाण काल के दौरान मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के औजार का प्रयोग शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है, नवपाषाण काल के दौरान बिहार में भी मानव का निवास था। अगला पॉइंट है, बिहार के दक्षिण जिलों से मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, नवपाषाण काल के दौरान मानव हड्डियों के उपकरण का प्रयोग करता था। इसका साक्ष्य बिहार के चिरांद ब्रैकेट में सारण से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, बिहार से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मेचर ब्रैकेट में वैशाली, मनेर ब्रैकेट में पटना, सेनुआर ब्रैकेट में रोहतास तथा अन्य कई दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। लेक्चर नंबर 7 हेडिंग है, वैदिक कालीन बिहार। पहला पॉइंट, बिहार के विषय में पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला पॉइंट है, वैदिक काल से हमें आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बिहार के उत्तर में विदेह तथा मिथिला राज्य उपस्थित है।
जहाँ सर्वप्रथम आर्यों ने अपना निवास स्थान बिहार में बनाया। अगला पॉइंट है विदेह के राजा जनक के बारे में महाकाव्य रामायण में चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कीकट कहा गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति के लोग। अगला पॉइंट है अथर्ववेद में भी मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है वैदिक काल में संभवतः माना जाता है कि बिहार के उत्तर भाग में ही आर्य रहा करते थे। अगला हेडिंग है महाजनपद काल। पहला पॉइंट है महाजनपद का उदय भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अगला पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारे देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है 16 महाजनपदों के विषय में हमें जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित था। पहला वज्जी, दूसरा अंग और तीसरा मगध। अगला हेडिंग है वज्जी महाजनपद। वर्तमान बिहार के वैशाली तथा मुजफ्फरपुर इसमें शामिल थे। अगला पॉइंट है वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी महाजनपद 8 कुलों का संघ था। अगला पॉइंट है लिच्छवी गणराज्य वज्जी महाजनपद में ही शामिल था। अगला पॉइंट है पूरे विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य में ही स्थापित हुआ था। अगला पॉइंट है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म वज्जी महाजनपद में हुआ था। अगला पॉइंट है वज्जी महाजनपद के कुंड ग्राम जो वर्तमान बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। संभवतः माना जाता है कि इसी स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है वज्जी महाजनपद के वैशाली में प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली रहा करती थी, जिसे वैशाली जिला का नगर बधू घोषित किया गया था। अगला हेडिंग है अंग महाजनपद। वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर में स्थित था। पॉइंट नंबर 1 इसका राजधानी चेम्पोंग शहर जो कि मुंगेर में है। अगला पॉइंट है चीनी यात्री वेनसांग ने इसे चेम्पोंग कहा। अगला पॉइंट है मगध शासकों द्वारा अंग को मगध में मिला लिया गया। अगला पॉइंट है मगध महाजनपद वर्तमान बिहार के गया तथा पटना में विस्तार था। अगला पॉइंट है इसकी राजधानी राजगृह वर्तमान नालंदा बनाई गई थी। लेक्चर नंबर 8 अगला पॉइंट है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश वृद्धरथ को माना जाता है। हेडिंग है वृद्धरथ वंश। पॉइंट है इस वंश के संस्थापक राजा वृद्धरथ थे। अगला पॉइंट है वृद्धरथ वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। अगला पॉइंट है जरासंध का अखाड़ा राजगृह में स्थित था। अगला पॉइंट है वृद्धरथ वंश के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह था। अगला पॉइंट है इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अगला हेडिंग है हर्यक वंश। पॉइंट बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह मगध का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। अगला पॉइंट है इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला पॉइंट है बिंबिसार के शासनकाल में मगध का साम्राज्य विस्तार शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है बिंबिसार ने मगध के साम्राज्य विस्तार के लिए 2 नीतियों को अपनाया। पहला युद्ध नीति और दूसरा वैवाहिक संबंध की नीति। अगला पॉइंट है बिंबिसार ने मगध में पहली बार अस्थायी सेना रखना आरंभ किया। अगला पॉइंट है बिंबिसार ने लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिससे वज्जी संघ के हिस्से मगध में शामिल हुए। अगला पॉइंट है बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहा करते थे। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए बिंबिसार ने मगध से जीवक को भेजा। अगला पॉइंट इस प्रकार मगध के संबंध अवंती के साथ मधुर हुए। अगला पॉइंट है बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को राजगृह में वेणुवन ब्रैकेट में बांस का बगीचा उपहार के तौर पर दिया था। अगला पॉइंट है बिंबिसार 15 वर्ष की उम्र में शासक बना और 52 वर्ष तक शासक बना रहा। अगला पॉइंट है बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर
मगध के गद्दी को प्राप्त किया। अगला हेडिंग है अजातशत्रु। इसे कुनिक शासक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है अजातशत्रु ने मगध में शक्ति से पेश आते हुए साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया। अगला पॉइंट है अजातशत्रु का वज्जी के साथ 16 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा और अंततः वज्जी को मगध में मिला लिया गया। अगला पॉइंट है मगध के इतिहास में पहली बार अजातशत्रु के द्वारा वज्जी के विरुद्ध रथ मुसल तथा महाशिला कंटक जैसे भयंकर हथियारों का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। अगला हेडिंग है उदयीन या फिर उदयन। पॉइंट है अजातशत्रु की हत्या पुत्र उदयन के द्वारा किया गया। इस प्रकार इस वंश के ज्यादातर शासक ने अपने पिता की हत्या कर मगध के गद्दी को प्राप्त किया। इसी कारण से इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अगला पॉइंट है गंगा तथा सोन के संगम पर उदयीन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया। अगला पॉइंट है उदयीन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अगला पॉइंट है हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था, जिसका अंत शिशुनाग के द्वारा किया गया और मगध पर नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। लेक्चर नंबर 9 नो नोट्स। लेक्चर नंबर 10 हेडिंग है शिशुनाग वंश। पहला पॉइंट इस वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के हत्या करने के पश्चात किया गया। अगला पॉइंट है शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। अगला पॉइंट है शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल में दूसरा बौद्ध सभा वैशाली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध सभा का संरक्षण मगध के शासक कालाशोक के द्वारा दिया गया, जिसके अध्यक्ष सबाकमीर को बनाया गया। अगला पॉइंट है कालाशोक ने मगध की अस्थायी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अगला पॉइंट है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी या नंदीवर्धन था। अगला हेडिंग है नंद वंश। इस वंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया। अगला पॉइंट है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को पाटलिपुत्र में भ्रमण करते हुए महापद्मानंद ने हत्या कर दिया तथा नंद वंश की स्थापना किया। अगला पॉइंट है महापद्मानंद एक गैर क्षत्रिय शासक था, जिसने सभी क्षत्रियों का अंत करने का प्रण लिया। इसी कारणवश इसे सर्वक्षत्रांतक की उपाधि मिली। अगला पॉइंट है महापद्मानंद को दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मगध का पहला शासक महापद्मानंद है, जिसने कलिंग को मगध में मिलाया तथा एकराट की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है इस वंश में कुल 9 शासक हुए। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। अगला पॉइंट है घनानंद के शासनकाल के दौरान मगध के प्रजा पर अधिक क्रूरता की गई। अगला पॉइंट है घनानंद एक क्रूर और घमंडी शासक था। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के प्रसिद्ध ब्राह्मण चाणक्य घनानंद के दरबार पहुँचे। अगला पॉइंट है अखंड भारत के चेष्टा लिए हुए घनानंद को चाणक्य ने सलाह दिया, किंतु घनानंद चाणक्य को अपमानित करते हुए दरबार से बाहर कर दिया गया। अगला पॉइंट है 326 ईसा पूर्व यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। अगला पॉइंट है सिकंदर मुख्यतः मगध पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन झेलम के तट पर राजा पोरस से संघर्ष के बाद जब मगध की ओर सेना लेकर बढ़ रहा था तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार नहीं किया। इस प्रकार सिकंदर का मगध आक्रमण का खतरा टल गया। अगला पॉइंट है मगध का शासक घनानंद ने और अधिक क्रूरता दिखाते हुए 124 प्रकार का भारी भरकम कर लगाया। अगला पॉइंट है चाणक्य ने नंद वंश का अंत करने के लिए चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। अगला पॉइंट है 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद का अंत किया गया
और मगध पर एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था मौर्य वंश की स्थापना हुई। अगला हेडिंग है मौर्य वंश। चाणक्य के सलाह पर तथा सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस वंश की स्थापना किया गया। अगला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के निम्न स्रोत हैं। मुद्रा राक्षस नाटक, लेखक विशाखदत्त। दूसरा अर्थशास्त्र, लेखक चाणक्य, राजनीति से संबंधित पुस्तक। तीसरा इंडिका, लेखक मेगास्थनीज, यह एक यूनानी राजदूत था। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध के साम्राज्य का खूब विस्तार हुआ। मगध की सीमा पूर्व में म्यांमार तक पहुंच गई। अगला पॉइंट है 305 ईसा पूर्व यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का मगध पर आक्रमण हुआ। सेलुकस निकेटर सिकंदर का उत्तराधिकारी था। वह सिकंदर के अधूरे ख्वाब को पूरा करना चाहता था। अगला पॉइंट है 305 ईसा पूर्व मगध में सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेलुकस की हार हुई। अगला पॉइंट है सेलुकस ने अपनी बेटी हेलेना की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान के 4 प्रमुख शहर प्राप्त हुए। पहला एरिया जिसे हेरात, दूसरा अरोगेसिया जिसे कांधार, तीसरा जेंड्रोसिया जिसे मकरान, चौथा पेरपस मदई जिसे काबुल कहा जाता है। अगला पॉइंट है इस प्रकार भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा हमेशा के लिए टल गया। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला पॉइंट है सेलुकस निकेटर मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर मगध भेजा। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज ने मगध साम्राज्य के वैभव को इंडिका पुस्तक में वर्णन किया है। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज के अनुसार मगध के प्रशासन में 6 समितियां बनी हुई हैं और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य शामिल हैं। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन को मजबूत स्थिति में बताया है। अगला पॉइंट है मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत के 7 जातियों का वर्णन भी किया है, जिसमें दार्शनिक, वैश्य आदि प्रमुख हैं।